हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? बहुत अच्छे होंगे। तो मैं डिम्पल सैनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके इस क्लास में। तो आ जाइए, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स या आपके आसपास जो भी बच्चे 12th में पढ़ रहे हैं। और आरो भाग 2 उनकी बुक है और ये जो चैप्टर है उनके सिलेबस में है, तो फटाफट से उनको भी शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी और फटाफट से आ जाइए बच्चों। तो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर आरो भाग 2 और आरो भाग 2 में अभी हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि 3 चैप्टर हम कर चुके हैं और हमारा जो 4th चैप्टर है उसका नाम है यहाँ कैमरे में बंद अपाहिज और लिखा गया है रघुवीर सहाय जी के द्वारा। और एज यूजुअली हमारी जो क्लास है आज वो फर्स्ट क्लास है इस चैप्टर की, यानी कि लेक्चर नंबर 1 है। तो जो हमारे कवि हैं उनका परिचय पढ़ने वाले हैं, उनके जीवन के बारे में पढ़ने वाले हैं, उनके साहित्य में स्थान क्या था वो पढ़ने वाले, सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। और कहाँ उन्होंने कितनी रचनाएं, कितनी कृतियाँ, किस विषय पर उनका ध्यान ज़्यादा रुझान था या बहुत सारी चीज़ें थी, वो क्या थी, हम सब आज पढ़ लेंगे। तो फटाफट से आ जाइए जल्दी जल्दी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर कैमरे में बंद अपाहिज कविता लिखी गई है रघुवीर सहाय जी के द्वारा। तो आज हम यहाँ पर रघुवीर सहाय जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे, जानेंगे उनके जीवन में क्या क्या चीज़ें थी और क्या क्या उन्होंने कृतियाँ लिखी है। तो ये है हमारे रघुवीर सहाय जी, शत शत प्रणाम करती हूँ मैं उन्हें। जन्म की बात करते हैं तो जन्म हुआ था सन 1929 में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। रघुवीर सहाय जी का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ उत्तर प्रदेश में 1929 में। और मोस्टली जितने भी साहित्यकार हैं उत्तर प्रदेश के हैं मोस्टली, उसके बाद आते हैं बिहार के, फिर अदर स्टेट के आते हैं धीरे धीरे कहाँ से। तो अधिकांश जो साहित्यकार है वो कहाँ से निकले हुए हैं? उत्तर प्रदेश से निकले हुए हैं। प्रमुख रचनाओं की बात करते हैं तो अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा तार सप्तक जो 1951 में संपादित हुआ था, उसमें ये उस पत्रिका में वे संपादन में वे अपनी कविताएं छपवाते थे या निकलवाते थे। ठीक है, आगे आता है आरंभिक कविताएं उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण थी और काव्य संकलन है उनके सीढ़ियों पर धूप में। ठीक है, पहला काव्य संकलन है ये इनका सीढ़ियों पर धूप में। आत्महत्या के विरुद्ध ये दूसरा हो गया। हंसो हंसो जल्दी हंसो ये उनका हो गया तीसरा। ठीक है, काव्य संकलन है। पत्रकारिता ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से संबंध रहे थे। पत्रकारिता में उन्होंने क्या किया था? ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग के वे संबंध रहे थे, अध्यक्ष वगैरह नहीं, बस उनसे संबंधित आचार विचार करते थे या चर्चाएं करते थे, परिचर्चाएं करते थे। ठीक है ना। तो जन्म हुआ था 1929 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में। फिर प्रमुख रचनाओं जो उनकी छपी गई थी वो अज्ञे के दूसरे तार सप्तक जो 1951 में प्रकाशित हुआ था, तब उनकी कविताएं वहाँ से छपना शुरू हो गई थी। काव्य संकलन की बात करते हैं तो सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, ये 3 काव्य संकलन यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। पत्रकारिता में ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से संबंध रहे थे रघुवीर सहाय जी। तो ये जो पेज है ये क्लियर हो गया है। आगे चलते हैं, पेज नंबर 2। फिर हैदराबाद से निकलने वाली, पहले तो ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से संबंध रहे थे और फिर बाद में हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना और उसके बाद दैनिक नवभारत टाइम्स तथा दिनमान से संबंध रहे। पहले तो वह ऑल इंडिया रेडियो से संबंधित रहे थे, उसके बाद में कल्पना से संबंधित रहे, फिर उसके बाद में दैनिक नवभारत टाइम्स से संबंध रहे, फिर उसके बाद दिनमान नामक पत्रिका से संबंधित रहे थे। अब क्वेश्चन आ जाता है कि भाई रघुवीर सहाय जी का संबंध किस पत्रिका से था? अब दिनमान आ जाता है, फिर कोई और ऑप्शन आ जाते हैं, इन ऑप्शन के अलावा कोई और ऑप्शन आ जाते हैं, सरस्वती या हंस पत्रिका है या और भी माधुरी पत्रिका है या कौन आ जाता है। तो आप क्या लिखोगे? दिनमान लिखेंगे। या फिर क्वेश्चन आ जाता है कल्पना थी या हंस थी या माधुरी थी या कुछ और थी। ठीक है, सरस्वती थी, तो आप क्या लिखोगे? कल्पना थी। तो आपको याद होनी चाहिए, एक तो रेडियो से जुड़े हुए थे, दूसरी कल्पना नामक, और तीसरी दैनिक नवभारत टाइम्स, और चौथी थी उनकी दिनमान पत्रिका से संबंध रहे थे। ये पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने ये कार्य किया था। सिर्फ संबंध रहे थे, हो सकता है संपादन भी किया हो या हो सकता है और भी कार्य किया हुआ, तो संबंध ये रहे थे। सम्मान मिला था उनको, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और ये हिंदी साहित्य जगत में बहुत ही बड़ा पुरस्कार है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार भी बहुत बड़ा सम्मान है और साहित्य अकादमी भी बहुत बड़ा सम्मान माना जाता है। निधन हुआ था उनका 1990 ईस्वी में दिल्ली में। जन्म हुआ था 1929 लखनऊ में और निधन हुआ था 1990 दिल्ली में। तो ये पेज भी क्लियर हो गया है अच्छे से। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। रघुवीर सहाय समकालीन कविता के संवेदनशील नागर चेहरा है।
समकालीन कविता के संवेदनशील नागर चेहरा है। सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल और बाजार की बेलोस भाषा में उन्होंने कविता लिखी है। क्या बेलोस भाषा, क्या इन सबको उन्होंने अपने कविताओं का विषय बनाया कि जो रघुवीर साय है वो अपने समकालीन कविता, उनके जो भी समकालीन कविताएं होती थी उनके समय की, समकालीन का मतलब होता है जब उनका समय चल रहा था, तो जब उनका समय चल रहा था उस समय जो भी कविताएं थी उन कविताओं में उन्होंने नागर चेहरा दिखाया है, अपना एक अलग चेहरा निकल कर आया है, अलग अनोखा चेहरा निकल कर आया है। और वो चेहरा क्या है वो देख रहे हैं यहाँ पर कि उन्होंने सड़क पर जो वातावरण है उसका उन्होंने वर्णन किया है, चौराहे का वर्णन किया है, दफ्तर में क्या प्रतिक्रिया होती है या दफ्तर में जो काम करने वाले मनुष्य हैं उन वो क्या झेलते हैं वो सारी चीज़ें बताई है, अखबार क्या है या संसद क्या है, बस क्या है, रेल क्या है, बाजार क्या है। इनकी बेलोस भाषा जिसको रोका नहीं जाता है, ऐसी स्वच्छंद भाषा में उन्होंने कविताएं लिखी है। घर मोहल्ले के चरित्रों पर कविता लिखकर इन्हें हमारी चेतना का स्थायी नागरिक बनाया है। अब कहेंगे कि घर और मोहल्ले के बारे में भी अगर उन्होंने कविता लिखी है और घर मोहल्ले के यथार्थ को प्रकट करने का प्रयास करा है तो कहेंगे तो फिर ये तो हमारे मतलब हमारे साथ जीने वाले नागरिक है, हमारे जैसे ही इन्होंने कितने ही कष्ट सहे हैं, समाज में क्या क्या उनको प्रॉब्लम होती है, क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है वो उनको पता है, मोहल्ले में क्या क्या परेशानी होती है वो उनको पता है। तो अच्छे से उनको मालूम है कि सड़क पर रहने वाले, चौराहे पर रहने वाले, दफ्तर में काम करने वाला, अखबार में काम करने वाला, संसद में बैठने वाला या बस रेल की यात्रा करने वाला या बाजार में खरीदारी करने वाला व्यक्ति किस तरह की परिस्थितियों से होकर गुजरता है, वो सारी चीज़ें उन्होंने अपनी कविताओं में यहाँ प्रस्तुत करी है। तो हम ये सारी चीज़ें तो नहीं पढ़ेंगे लेकिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कविता है उनके द्वारा लिखी गई जो समाज के यथार्थ को बताने का प्रयास करती है। हत्या, लूटपाट, आगजनी, राजनीतिक भ्रष्टाचार, छल, छद्म इनकी कविता में उतरकर खोजी पत्रिका की सनसनीखेज रपटे नहीं रह जाते हैं। आत्मा अन्वेषण का मतलब होता है खुद के बारे में खोज करना, आत्मा अन्वेषण का माध्यम बन जाते हैं। यह ठीक है कि पेशे से वे पत्रकार थे लेकिन वे सिर्फ पत्रकार ही नहीं, सिद्ध कथाकार और कवि भी थे। कविता को उन्होंने एक कहानीपन और एक नाटकीय वैभव दिया है। कविता को कविता की तरह नहीं लिखा है, उन्होंने एक कहानी की तरह लिखा है। कई विषय ऐसे उठा लिए हैं कि बिल्कुल नाटक की तरह चल रहा है, कथोपकथन हुए हैं, संवाद हुए हैं कि कभी किसने बोला फिर किसने बोला, और ये संवाद तो किस में होते हैं, नाटक में होते हैं या फिर कोई एकांकी होती है उसमें होते हैं। लेकिन यहाँ पर रघुवीर साय जी ने कविता के माध्यम से भी नाटक का प्रस्तुतिकरण करा है। ये कैमरे में बंद अपाइज के माध्यम से आप जान पाओगे कि किस तरह से नाटकीय अंदाज में कविता को लिखा गया है। और ये ऐसे वैसे ही नहीं हो सकता है, बहुत उत्कृष्ट हमारी जो बुद्धि है वो प्रज्ञावान होनी चाहिए, प्रतिभा हमारे अंदर इस तरह की होनी चाहिए जब हम ये काम कर पाते हैं। तो रघुवीर साय जी ने देखिए हत्या, लूटपाट, आगजनी यानी कि जो चोरी डकैती होती रहती है उनके बारे में ही है, राजनीतिक भ्रष्टाचार, छल कपट इनकी कविता में उतरकर खोजी पत्रिका की सनसनीखेज रपटे नहीं रह जाते। केवल खोजी पत्रिका यानी कि ये पत्रकारिता करते थे। पत्रकारिता के पक्ष में क्या होता है कि एक दिमाग में आपको एक अन्वेषणकर्ता के रूप में रहना पड़ता है, एक खोजपूर्ण आपकी बुद्धि होनी चाहिए, हर जगह आपको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। पत्रकार क्या होते हैं, संवाददाता क्या होता है कि हर जगह ना कुछ न्यूज़ ढूंढने की कोशिश करते हैं और वो न्यूज़ उनको ऐसी चाहिए, सनसनीखेज होनी चाहिए ताकि उनका जो चैनल है वो उनकी टीआरपी को बढ़ा सके, इस तरह से होनी चाहिए। तो वो कोशिश करते हैं कि उनकी जो प्रवृत्ति है वो खोजपूर्ण तरीके की हो। तो ऐसे ही रघुवीर साय जी है वो भी खोजपूर्ण प्रवृत्ति के थे, आत्मान्वेषण करते थे, अपनी आत्मा के अपनी खुद का अन्वेषण, खुद की खोज करते थे कि मैंने क्या जाना है, इस समाज के अंतर्मन में झांकने की कोशिश करते थे, समाज की वास्तविकता को प्रकट करने की कोशिश करते थे। लेकिन वे सिर्फ पत्रकार ही नहीं थे, वे केवल पत्रकार नहीं थे, उन्होंने पत्रकारिता करी है, चाहे ऑल इंडिया रेडियो में करी है या दैनिक नव भारत टाइम्स में करी है, दिनमान में करी है या कल्पना में करी है। चारों पत्रिकाओं के नाम मैंने आपको बता दिए हैं और आपको भी ऐसे ही उंगलियों पर रट जानी चाहिए। या नहीं कि मैम हम बाद में याद करेंगे, बाद में रिवीजन होगा तब याद करेंगे, ऐसा नहीं। मैं आपको हाथों हाथ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है जो हाथों हाथ याद करवाती हूँ कि उनकी पत्रिकाएं कौन कौन सी थी। पहले तो ऑल इंडिया रेडियो में उन्होंने काम किया था, संबंध रहे थे, संपादन नहीं किया था, न उन्होंने कोई ऐसा मतलब संपादन किया था या कोई रिकॉर्ड किया था, कुछ ऐसा नहीं।
संबंधित रहे थे। उसके बाद में वह कल्पना से संबंधित रहे, उसके बाद में दैनिक नव भारत टाइम्स से संबंध रहे, उसके बाद में लास्ट में दिनमान नामक पत्रिका से भी संबंध रहे थे। तो कुछ न कुछ इन पत्रिकाओं के लिए उन्होंने कार्य किया ही था, ठीक है ना। तो वे केवल और केवल एक पत्रकार ही नहीं थे, वे एक सिद्ध हस्त कथाकार भी थे। भाई उन्होंने कहानियां भी काफी लिखी है, फिर और कवि भी थे। कविता को उन्होंने एक कहानीपन और नाटकीय व्यवस्था दिया है ना। हम जो कविता पढ़ने वाले हैं, कैमरे में बंद अपाइज, वो बिल्कुल ही नाटकीय ढंग से लिखी गई कविता है। जिन बच्चों ने पढ़ ली है उनको आई होप समझ में आ गई होगी, जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनकी पूरी दायित्व, उनकी लाइबिलिटी मैं लेती हूँ कि मैं समझाऊंगी, अच्छे से समझाऊंगी, कोशिश करूंगी आपको पूरी ऐसी कविता याद हो कि बाद में रिवाइज करने की जरूरत न पड़े, आप ओन वर्ड्स में लिख सको। और ऐसा ही कई यथार्थ को उन्होंने प्रस्तुत किया है अपनी कविताओं के माध्यम से। उस कविताओं में कहानी लाई है उन्होंने, नाटकीयता लाई है, मतलब जैसे संवाद कैसे आगे बढ़ते हैं वैसे बढ़ाने का प्रयास करा है। आगे देखिए बच्चों, जातीय या व्यक्तिक स्मृतियों का मतलब क्या होता है? यादें, कोई जातिगत या कोई व्यक्तिगत जो भी यादें उनके यहाँ नहीं के बराबर है। मतलब कोई जातिगत भावनाओं को उन्होंने नहीं लिया है। जाति पाति क्या होती है, मैं क्या हूँ, ये मैं की भावना का उनके अंदर कोई बोलबाला ही नहीं था उनके मन में। मतलब पर्सनल मतलब व्यक्तिगत चीजें क्या होती है इससे कोई मतलब नहीं है। वे तो समूह को लेकर चलते थे, समाज को लेकर चलते थे, उस समूह और समाज के लिए वे कार्य करते थे। इसलिए उनके दोनों पांव वर्तमान में ही रह गए। बावजूद इसके मार्मिक उजास और व्यंग बुझी खुरदरी मुस्कानों से उनकी कविता पटी पड़ी है। मार्मिक, मर्म, और मर्म क्या होता है? एक प्रकार का दर्द होता है, आंतरिक दर्द, हृदयगत दर्द होता है। जो हृदयगत दर्द होता है उसको ही बोलते हैं मार्मिक या मर्म। उजास और व्यंग बुझी, और व्यंग क्या होता है? एक तरह का कटाक्ष। बुझी खुरदरी मुस्कानों से उनकी कविता पटी पड़ी है। आप कविताओं में पढ़ेंगे कि किस तरह से व्यंग्यात्मक कविता लिखी है उन्होंने, किस तरह से मर्म को प्रस्तुत करा है, किन किन के दुख दर्द से वे आहत हुए हैं, और उस आहत भरी भावनाओं को उन्होंने शब्दबद्ध रचना करके अपनी कविताओं का विषय बना डाला है। तो ये जो बखूबी खूबी थी, ये जो विलक्षण क्षमता थी, ये किन में थी भाई? रघुवीर सहाय जी के अंदर थी। छंदानुशासन, छंदानुशासन का मतलब होता है छंद का विधान। क्या होता है? छंद का विधान, कि छंद किस प्रकार से आपको प्रयुक्त करने हैं, कैसे आपको छंदबद्ध रचना लिखनी है, वो होता है छंदानुशासन। अनुशासन यानी कि नियमों के अनुसार चलना। अब छंदानुशासन के लिहाज से भी वे अनुपम थे। अनुपम यानी कि जिसकी उपमा किसी से, जिसकी उपमा ना की जा सके, जिसकी उपमा न की जा सके। अब देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन जो मैं आपको बताती हूँ ना, छोटे छोटे व्याकरण की चीज़ें, ये CUET में जो बच्चे बैठने चाहते हैं उनके लिए बता रही हूँ। कि आपको पता है, अगर आपने लास्ट ईयर की क्लास देखी है, अभी जो CUET का पेपर हुआ था उसमें किस तरह के कथा क्रम संयोजन आया था, शुद्ध अशुद्ध आया था, वाक्यांश के लिए एक शब्द आया था, विलोम शब्द, पर्यायवाची, जो भी कुछ एक दो शब्द, एक दो क्वेश्चन संधि के भी आए थे। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें हम ये छोटी छोटी चीज़ें बीच बीच में देख लेते हैं तो हमें पता चल जाता है। तो छंदानुशासन के लिहाज से भी वे अनुपम थे, कि छंद के अनुशासन, छंद किस प्रकार से प्रयुक्त करना चाहिए, किस प्रकार से उसका उपयोग करना चाहिए, इसके अनुशासन में यानी इसके नियमों का प्रयोग करने में उनकी जो तुलना है वो किसी से नहीं की जा सकती। पर ज़्यादातर बातचीत की सहज शैली में ही उन्होंने लिखा है और बखूबी लिखा है। मतलब ऐसा कोई काव्य या गाने योग्य तरीके से नहीं लिखा है, ऐसे लिखा है डायरेक्टली वो हमसे बात कर रहे हैं, हमको बताना चाह रहे हैं, बस सीधे बातचीत और सीधे साधे अंदाज में उन्होंने लिखा है। बतौर पत्रकार कवि घटनाओं में निहित विडंबना और त्रासदी को भी उन्होंने देखा है। रघुवीर सहाय की कविताओं की दूसरी विशेषता छोटे और लघु की महत्ता का स्वीकार है। छोटे छोटे पदों का, छोटी छोटी पंक्तियों का उन्होंने यहाँ पर लिखा है, और छोटे छोटे पंक्ति और छोटे छोटे शब्दों के माध्यम से पूरा व्याख्यान प्रस्तुत करने का प्रयास करा है। तो क्लियर हो गया? ये अच्छे से बता दीजिए बच्चों एक बार मुझे। आगे चले।
वे महज बड़े कहे जाने वाले विषयों या समस्याओं पर ही दृष्टि नहीं डालते थे, यानी बड़े बड़े विषयों को नहीं लेते थे, वो छोटे छोटे विषयों के अंदर भी अपनी कविताओं को लिख डालते थे, छोटे छोटे विषयों में भी वो सार ढूंढ लेते थे। बल्कि जिनको समाज में हाशिए पर रखा जाता था, यानी कि मेन कि यही इंपॉर्टेंट है, हाशिए का मतलब है समाज में ये बहुत प्रतिष्ठित लोग हैं या समाज में इस बात का बहुत ज़्यादा सरोकार है, समाज में इस बात को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, ऐसी बातों पर वो ज़्यादा गौर नहीं करते थे। वो तो बस उन चीज़ों को उठाते थे जिससे समाज आहत होता था, जिससे समाज को पीड़ा होती थी, उन चीज़ों को वो उठाते थे, उनके अनुभवों को भी अपनी रचनाओं का विषय बनाते। रघुवीर जी ने भारतीय समाज में ताकतवरों की बढ़ती हैसियत और सत्ता के खिलाफ भी साहित्य और पत्रकारिता के पाठकों का ध्यान खींचा है। रामदास नाम की उनकी कविता आधुनिक हिंदी कविता की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। मैंने भी नहीं पढ़ी है ये रामदास नाम की जो कविता, अब मुझे लगता है ये मुझे पढ़नी पड़ेगी। मैं देखना चाहती हूँ कि आधुनिक हिंदी कविता की एक महत्वपूर्ण रचना क्यों मानी जाती है, मुझे देखना पड़ेगा ये। अत्यंत साधारण और अनायास सी, अनायास का मतलब अचानक सी, अनायास सी प्रतीत होने वाली शैली में समाज की दारुण, दारुण का मतलब होता है दुखी, विडंबनाओं को पकड़ने की जो कला रघुवीर साहे की कविताओं में मिलती है, उसका प्रतिनिधि उदाहरण है यहाँ प्रस्तुत कविता कैमरे में बंद अपाहिज, जो लोग भूल गए संग्रह से ली गई है। देख लीजिए, याद रखिएगा कि कैमरे में बंद अपाहिज कहाँ, कौन से काव्य संग्रह से ली गई है, तो काव्य संग्रह है उनका यहाँ पर जो लोग भूल गए, लोग भूल गए। इस संग्रह से कौन सी कविता ली है, कैमरे में बंद अपाहिज। ठीक है, याद रहेगा, क्योंकि जब भी हम सप्रसंग व्याख्या करेंगे इस काव्य संग्रह का नाम जरूर हमें लेना है, ताकि कभी भी एमसीक्यूज में या कहीं भी आ जाता है तो हमें ध्यान रखना है। जैसे हमने इससे पहले जो कुंवर नारायण की कविता पढ़ी थी, एक तो बात सीधी थी पर और एक कविता के बहाने, दोनों अलग अलग काव्य संग्रह से ली गई थी, तो ये भी हमें चीज़ें ध्यान में रखनी है। शारीरिक चुनौती को झेलते व्यक्ति से, अब देखिए एक चीज और बताना चाहूंगी कि यहाँ पे क्या बोला है, कैमरे में बंद अपाहिज जो लोग भूल गए काव्य संग्रह से ली गई है। अब आता है यहाँ पर हमारा कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता है क्या। उसके लिए मैं एक चीज बताती हूँ आपको, एक बात बताती हूँ कि केवल और केवल कवि का उद्देश्य ये नहीं था कि कैमरे में बंद अपाहिज, यानी कि जो अपाहिज है उसको कैमरे में कैद करना है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ उसको शूट करना है, उसका जो इंटरव्यू लिया जा रहा है केवल और केवल उसको बताना है, ऐसा नहीं था। रघुवीर साहे जी का इस कविता के माध्यम से समाज को ये बताने का प्रयास किया है उन्होंने कि किस प्रकार ये जो दूरदर्शन संचालक होते हैं ये किस प्रकार अपनी व्यावसायिकता करने के लिए एक अपाहिज का सहारा लेते हैं, एक अपाहिज के दर्द को नहीं समझ ना पाते, मतलब एक अपाहिज के दर्द को ना समझना बल्कि उसका व्यावसायीकरण करना कि वो रोएगा तो मेरी टीआरपी बढ़ेगी, वो हंसेगा तो मेरी टीआरपी बढ़ेगी, वो दुखी होएगा वो बताएगा मैं चल नहीं सकता हूँ, मैं घूम नहीं सकता हूँ, मैं उठ नहीं सकता हूँ, मैं खा नहीं सकता हूँ, एक अपाहिज के बारे में। ऐसे ही कई ऐसे बिंदुओं को लिया उन्होंने समाज पर व्यंग किया है कि जो सत्ताधारी लोग होते हैं वो दीन दुखियों को लेकर और उनके ऊपर बंदूक रख के और अपने कदमों को आगे बढ़ाते हैं। जैसे राजनेताओं को देख लेते हैं, राजनेता लोग क्या करते हैं, गरीब के घर पर खाना खा रहे हैं भाई, अब खाना क्या पता खा रहे नहीं खा रहे, या फिर किसी गरीब को उन्होंने थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया उसको लाके खड़ा कर देंगे, ये गरीब है देखो इसकी हालत देखो क्या है, मैंने इसको सपोर्ट करा। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये व्यंग है, ये कटाक्ष है, इस कटाक्ष से दूर रहना चाहिए। तो रघुवीर साहे जी ने भी कैमरे में बंद अपाहिज के माध्यम से बताने का प्रयास करा है कि कैसे दूरदर्शन संचालक अपना व्यवसायीकरण करने के लिए एक अपाहिज के मर्म को प्रकट करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वे कर नहीं पाते क्योंकि वे तो व्यवसायीकरण कर रहे हैं, उसके दुख दर्द को तो प्रकट कर ही नहीं रहे। वो तो सिर्फ और सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि पब्लिक कैसे खुश हो जाए, पब्लिक कैसे हमारा ये जो प्रोग्राम है वो ज़्यादा से ज़्यादा देखे, बस उनका यही एकमात्र लक्ष्य होता है, न कि उसके दर्द को प्रकट करना, उसके मर्म को प्रकट करना या उसके दुख को समझना। तो देखिए क्या बताया है कि शारीरिक चुनौती को झेलते व्यक्ति से टेलीविजन कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उससे कैसी भावना, कैसी भंगिमा की अपेक्षा की जाएगी।
इसका लगभग सपाट तरीके से बयान करते हुए कवि ने एक तरह से पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध को रेखांकित किया है और बिल्कुल नाटकीय तरीके से हुआ है। पूरा कथानक चला है। नाटक कैसे चलता संवाद, भाई पहले उसने बोला, पहले दूरदर्शक संचालक ने कहा, फिर अपाइज ने वो प्रतिक्रिया करी, फिर से वो दूरदर्शन संचालक फिर से कह रहा है, फिर अपाइज प्रतिक्रिया कर रहा है। तो ये एक नाटकीय तरीके से ये एक प्रोग्राम हुआ है और इस प्रोग्राम के माध्यम से जो कवि रघुवीर साय जी है वो बताना चाह रहे हैं कि समाज की वास्तविकता क्या है, इस आधुनिक समय की वास्तविकता क्या है। यहाँ पर केवल और केवल व्यवसायिक को आगे बढ़ाना है, पैसा कमाना है और कुछ नहीं होना है, ये प्रसिद्धि पाना है बस। किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। लेकिन विडंबना यह है कि आप जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास करते हैं तब कारोबारी दबाव के तहत आपका रवैया संवेदनहीन हो जाता है, संवेदनशील नहीं रहता है। आपके अंदर उस पीड़ा को महसूस करने का भाव होना चाहिए, लेकिन महसूस नहीं कर पाते हो। आप तो केवल और केवल अपने कारोबार, अपने बिजनेस, अपने व्यवसाय को देख रहे हो, अपने चैनल को आगे बढ़ाने की बात सोच रहे हो कि कैसे बढ़ेगा। अगर भाई ज़्यादा अपना दुख प्रकट करेगा तो लोग दुख में ज़्यादा दुखी हो जाएंगे, चैनल बंद कर देंगे, हो सकता है चेंज कर दे। तो वो क्या करता है, थोड़ी थोड़ी देर में उस अपाइज को रोकते जाता है और अपने इंस्ट्रक्शन से उसको बताता है कि तुम्हें अब क्या करना है। सहाय जी की यह कविता टेलीविजन स्टूडियो के भीतर की दुनिया को उभारती हुई जरूर है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि इसे सिर्फ टेलीविजन माध्यम से ही जोड़कर देखा जाए। केवल और केवल आप टेलीविजन के माध्यम से मत देखो। वैसे भी क्या समाज में ऐसे जो अपंग लोग हैं, शारीरिक चुनौतियां झेल रहे हैं, उन लोगों की हम कभी भी कद्र करते हैं या हम कभी भी रेस्पेक्ट करते हैं, उनका दर्द समझने की कोशिश करते हैं? कभी नहीं करते। उनका दर्द समझना ही यथार्थ को प्रस्तुत करना है। यहाँ पर अपनी व्यंजना में यह कविता हर ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करती है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना को बेचना चाहता है। इस कविता को शारीरिक चुनौती झेलते लोगों के प्रति संवेदनशील नजरिया अपनाने के लिए प्रेरित करते पाठ के रूप में भी देखा जा सकता है। इसके लिए कवि ने संवेदनहीनता को रेखांकित करने का तरीका अपनाया है। यह दिखलाता है कि किस तरह करुणा जगाने के मकसद से शुरू हुआ कार्यक्रम क्रूर बन जाता है। शुरुआत में तो क्या होता है, क्या कहते हैं कि करुणा जगानी है, हमें यहाँ पर दया जगानी है, लोगों के मन में दया आनी चाहिए, वो रोज आए ऐसा भाव होना चाहिए। मतलब ये कहे कि बेचारा कितना दुखी है ये। अरे बेचारा कितना दुखी है ये तो ठीक है, लेकिन आप उसके लिए कर क्या रहे हो? उसको टेलीविजन पर लेकर आ गए हो, लेकिन हम कर कुछ नहीं रहे हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आज हमने यहाँ पर यूपी बोर्ड 12th क्लास हिंदी, एनसीईआरटी बोर्ड 12th क्लास जिसमें आरोह भाग 2, उसका आज हमने यहाँ पर 4th चैप्टर स्टार्ट कर लिया है और 4th चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर कर लिया है और देखा है कि कैमरे में बंद अपाइज के माध्यम से कवि क्या बताना चाहते हैं। रघुवीर साय जी का जीवन परिचय पढ़ लिया है हमने। 1929 में उनका जन्म हुआ था लखनऊ में और 1990 दिल्ली में उनका निधन हुआ था। उनकी पत्रिकाएं थी, उनकी कविताएं थी। ये जो कविता है ये कौन से काव्य संग्रह से ली गई है ये भी आपने अच्छे से जान लिया है। तो मुझे लगता है कि ये जो जीवन परिचय रघुवीर साय जी का वो अच्छे से आपको क्लियर हो गया है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं इसकी सप्रसंग व्याख्या के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।